धर्मस्थला में आज खुदाई का 8वां दिन था और खुदाई जहां पर होनी थी वहां पर पहुंचकर जो पुलिस टीम थी उसने अपना प्लान बदल दिया। कहा यह कि 13वें नंबर के स्पॉट पर आज हम खुदाई नहीं करेंगे। ये वही स्पॉट है जहां पर दावा किया गया था कि 12 लाशों को एक साथ बिछाकर दफनाया गया है और अचानक से इस प्लान में बदलाव होकर कहां पर लेके जाया जाता है। दरअसल 11A वो वाला स्पॉट जो 11 नंबर के पास में था, जंगल के अंदर इशारा करके जिस तरीके से सफाई कर्मी ने कहा था कि 100 मीटर आगे आप चलिए, वहां पर आपको इंसानी कंकाल जरूर मिलेंगे। आज वही हुआ। 13वें नंबर की खुदाई को छोड़कर ऐन वक्त पर पुलिस ने अपना इरादा बदला और सफाई कर्मी के साथ पहुंच गए जंगल के भीतर। लगभग 80 मीटर वो जंगल के भीतर जाते हैं। उसके बाद वहां से बहुत सारी चीजें मिली हैं। आज उसके अंदर से कहा जा रहा है कि नमक के पैकेट लेके गए थे और लगातार दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक लगातार खुदाई चलती रही। मजदूरों के लिए पानी आते रहा और यहां पर जिस तरीके की सिक्योरिटी थी आज सबसे ज्यादा थी। हिदायत दी गई थी पुलिस कर्मियों को कि वो अपना मुंह बंद रखेंगे, कोई भी जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि हमारे जो सूत्र हैं जो अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि उस जंगल के उस कोने में लगातार कई इंसानी हड्डियां मिली हैं। ये वो हड्डियां हैं जिन्हें एक एक कर संभाल कर रखा जा रहा है, फॉरेंसिक लैब को भेजा जा रहा है। मतलब आज 8वें दिन फिर से जब खुदाई हुई है, इंसानी कंकाल या कहें इंसान के जो अवशेष हैं वो फिर से मिले हैं। जंगल ने एक बार फिर से लाशों को उगलना शुरू कर दिया है और इसके बाद जो एसआईटी की जो टीम है उनका ये दावा है कि अभी भी उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। आज जितनी खुदाई हो गई है, कल फिर से आकर उस जगह की खुदाई करेंगे, लेकिन 13 नंबर जो स्पॉट था वहां पर खुदाई नहीं होगी। बताएंगे एक डिटेल्ड रिपोर्ट कि किस तरीके से जो एसआईटी की टीम जो मजदूरों को लेके जा रही है और डॉक्टरों को लेके जा रही है, कितना खर्च आ रहा है पर डे। लगभग जो अनुमान है जिसमें पेट्रोल से लेकर सैलरी से लेकर और जो अफसर बाहर से आए हैं जिस जगह पे रुक रहे हैं उसका भी खर्च हमने जो बात करेंगे कि किस तरीके से पुलिस पर कई सारे आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस जगह के बारे में सच्चाई छिपाने के लिए बहुत ज्यादा षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है, क्योंकि ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जो पुलिस को भी कड़वी लग सकती है। वो कड़वी बातें क्या है, चलिए तफसील से जानते हैं। तो धर्मस्थला में जिस तरीके से खुदाई हुई और लगातार ऐसा हुआ कि कुछ साइट पर कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, तो ऐसे में जो गवाह सामने आए उस पर सवाल उठे। लेकिन अब यानी कि कल जिस तरीके से साइट नंबर 11 पर जो नेत्रावती नदी है उसके किनारे से जो हाईवे गुजरता है, वहाँ के फॉरेस्ट में जब पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम, मजदूरों की टीम वहाँ पर पहुँचती है बाकायदा और खुदाई की जाती है, तो जो शख्स यानी जो गवाह है वो उस स्पॉट को मना कर कहीं और इशारा करता है और करीब 80 मीटर आगे, 100 मीटर आगे जगह को खोदा जाता है, जहाँ से बताया जाता है नरमुंड मिले, 100 से ज़्यादा हड्डियाँ मिल गई हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी कि जो दावे किए जा रहे थे कि ये जो विसल ब्लोवर है, जो गवाह है, ये झूठ बोल सकता है, हो सकता है कोई भी लाशें ना हो, कुछ भी पुलिस के हाथ ना लगे, लेकिन आज भी पुलिस को कई सारी हड्डियां जब खुदाई की गई तो बिखरी हुई जो स्केलेटल्स होते हैं, उनके जो टुकड़े हैं अलग अलग, वो मिले हैं। लेकिन आज की इस खुदाई के काफ़ी ज़्यादा जो विजुअल्स हैं, जो वहाँ की तस्वीरें हैं, वो सामने नहीं आई हैं। कुछ तस्वीरें ज़रूर आई हैं जो बहुत ही जुगत से हमारे रिपोर्टर ने किसी तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश की है। उसके पीछे का कारण क्या है मैं वो भी आपको बताती हूँ। आप ये तस्वीरें ज़रूर देखिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आज की तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है पुलिस करीब 1:30 बजे इस फॉरेस्ट के अंदर गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि डिले हुआ था। जैसे कि खबर आई थी कि आज भी पुलिस को साइट नंबर 11 के पास ही खुदाई करनी है, क्योंकि कल इतनी सारी चीज़ें मिल गई थी और उनको कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि इस साइट पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें और मिल सकती हैं, कई ज़्यादा सबूत मिल सकते हैं। तो एसआईटी की टीम ने इसी बात पर आकलन किया, मंथन किया और इसके बाद आज फिर 1:30 बजे यहाँ पर गए और करीब 5:30 बजे के आसपास बाहर निकल कर आए। लेकिन
जो सिक्योरिटी थी वो आज इतनी टाइट थी, आपको पहले भी हमने दिखाया किस तरीके से हरा कपड़ा बांधकर जो पुलिस की टीम है वो ये कोशिश करती है कि मीडिया का कैमरा वहां तक ना पहुंचे, मीडिया को कुछ भी भनक ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं से सोर्सेज के जरिए, जिस तरह से हमने भी अपने सोर्सेज वहां तैनात कर रखे हैं उसके जरिए हम भी कुछ इनपुट आपके लिए निकाल कर लाते हैं। लेकिन आज वाले केस में पुलिस ने अपना मुंह बिल्कुल आप समझ लीजिए कि सिल लिया है और बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दे रहे। कल की या परसों की जब बात करें, जब खुदाई की गई थी उसमें से बाल्टी भर भर की चीज सीलबंद बाल्टियां थी वो बाहर आई थी, लेकिन आज जब पुलिस की टीम निकलती है ना उस फॉरेस्ट से, तो आप देखेंगे कि बाकायदा बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ बाकी पुलिस वाले जो फोर्स हैं वो तैनात हैं। किसी भी मीडिया वाले शख्स को वहां पर भटकने नहीं दिया जा रहा। लोकल लोग जो रोज मौजूद हो जाते थे, आसपास आकर खड़े होकर देखने लगते थे, उनको भी भटकने नहीं दिया जा रहा। और अलग अलग गाड़ियां मंगाई गई हैं वहां से निकलने के लिए, और सामने आए कि जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनको अलग गाड़ी में बिठाया गया। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक की टीम थी वो अलग गाड़ी में निकली, कुछ अलग रास्ते से निकले, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ, ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि अंदर मिला क्या है। और पुलिस इन सब चीज़ों को बहुत ही गुप्त रखना चाहती है कि अंदर से उन्हें क्या चीज़ें ऐसी मिली है। लेकिन अभी तक की जो खबर है, जैसे शुरुआत में दीपक ने बताया कि बहुत सारी जो हड्डियां हैं वो आज भी पुलिस को इस खुदाई में मिली हैं। और ये जो तस्वीरें आपने देखी है उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस की टीम बाहर निकल कर आ रही थी। इसमें आपको पुलिस की वैन भी दिखाई दे रही होगी और अलग अलग गाड़ियां भी दिख रही हैं जिसके जरिए वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर में ये जो साइट नंबर 11 ये ए है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? क्योंकि जो ये गवाह सामने आया था इसने तो 13 स्पॉट बताए थे और मार्किंग कराई थी। 1 से लेकर 6 तक खुदाई हुई, 6 में निकला। उसके बाद जब आगे खुदाई हुई तो 11 नंबर पर निकला। लेकिन चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो गई, जो साइट है वो अचानक से बिल्कुल अनप्लान्ड कैसे हो गई, और आज भी पुलिस की टीम इस जगह पर क्यों पहुंची, और यहाँ तक कि ये क्यों कहा गया कि कल भी पुलिस की टीम इसी एरिया में यहाँ की मिट्टी को जांचेगी, इस फॉरेस्ट को जांचेगी, इसके करीब 1-1.5 किलोमीटर तक जो पूरा एरिया है उसको जांचेगी, ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए, इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल ये जो गवाह है, जब ये सामने आया और जब इसने ये सारी चीज़ें खुदाई शुरू करवाई, तब कल की ही बात है कि पुलिस के पास कुछ लोग पहुँचते हैं, करीब 6 लोग, जो कि गवाह बनते हैं। किस बात के गवाह बनते हैं वो पुलिस को बताते हैं। उन्होंने पुलिस के सामने उस शख्स का नाम तक लिया है कि उस गवाह का नाम क्या है, हम आपको उस शख्स का नाम लेकर नहीं बताएंगे क्योंकि उसके परिवार को खतरा हो सकता है, उसको खुद को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में वो पुलिस के सामने उस शख्स का नाम लेते हैं और कहते हैं, सर ये जो आदमी है ये आपको जो चीज़ें बता रहा है कि इसने यहाँ पर लाश गाड़ी, यहाँ पर कुछ महिलाओं की लाश दफनाई थी, तो ऐसा इस शख्स को लग सकता है कि ये सारी चीज़ें इसने बहुत ही सीक्रेट तरीके से की। इसको ऐसा लग सकता है कि इसने बहुत गोपनीय तरीके से, इसके मालिक ने इसको भेजा कि जाकर ये लाशें दफना दो, और इसने इन जंगलों में आकर लाशें दफना दी। लेकिन जिस स्पॉट पर आप अभी खड़े हैं, इसी के आसपास के जो कुछ स्पॉट हैं वो हम आपको बता सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, और क्योंकि हमने अपनी इन्हीं आंखों से इसी आदमी को लड़कियों की लाशें दफनाते देखा है। पहली बार पुलिस के सामने 6 लोग पहुंचते हैं, इस तरीके से बयान देते हैं, पुलिस भी हैरान रह जाती है। और उसके बाद पूरी मीटिंग की जाती है, एसआईटी के द्वारा आकलन किया जाता है, और उसके बाद जो टीम है वो निर्णय करती है कि उन्हें आज भी जो साइट नंबर 11 है वहीं पर जाना है, और जो गवाह के द्वारा बताया गया वहाँ पर पहुँच खुदाई करनी है, जिसको नाम दिया गया 11A। और गवाहों के बताए गए जिन जगह पर खोदा गया वहाँ से हड्डियाँ निकली। वो जो गवाह आए 6 के 6, उन्होंने ये बोला कि ये जो विलेज है, जो गांव है धर्मशाला, हर किसी को लग सकता है कि बड़ा होगा, किसी को किसी के घर में क्या चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को ऐसा लग सकता है जो शहरों में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि बहुत छोटा सा गांव है, और अगर कोई सोचता है कि वो कुछ भी क्राइम करके या कोई भी ऐसी चीज़ करके बच जाएगा, या वो उस वक्त क्या कर रहा है किसी को खबर नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल इतना छोटा गांव है कि यहाँ पर हर किसी को हर किसी के बारे में हर एक बात पता है। और जब ये शख्स बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही चालाकी से उन लाशों को दफना रहा था, हमने देखा था, हम आपको उस स्पॉट पर लेकर चलते हैं। और बाकायदा जब खुदाई की जाती है तो आज भी पुलिस के हाथ में तमाम तरीके से हड्डियाँ लगती हैं। लेकिन आज पुलिस ने थोड़ी चालाकी की है। चालाकी कैसे की? जब उन चीज़ों को लेकर निकले तो बहुत ही इस तरह से निकले गए कि ताकि जो सिक्योरिटी है वो टाइट रहे, और मीडिया के लोग हैं वो कैमरे में उन चीज़ों को कैप्चर ना कर सकें। और बाकायदा इसी को फॉलो करते हुए पुलिस की टीम वहाँ से रवाना हो गई। अब
यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर किस तरह से कर्नाटका में जीपीआर को लेके बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। क्यों? जो सुजाता भट्ट है वो सामने हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि किसी आदमी ने, उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी ने सारे जीपीआर जो हैं वो उठाकर अपने घर में बंद कर लिए हैं। उनका ऐसा क्यों कहना है? और साथ ही साथ आपको आज समझना होगा कि आखिर ये जो पूरी चीज़ें चल रही हैं इसमें जो सरकार है उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं प्रतिदिन। अब बात करते हैं कि कर्नाटका पुलिस जो गाड़ियों का हुजूम लेकर, जो मजदूरों को लेकर, जो खुद पुलिस वाले उस जगह के आसपास खड़े हैं AK-47 जैसी भारी भरकम राइफल लेकर, प्रतिदिन हर रोज कितना खर्च आ रहा है। तो लगभग जो अनुमानित है, जो सरकारी खर्च है, मैं ज्यादा बता भी नहीं रहा बढ़ा चढ़ाकर, 2 लाख रुपए कहीं नहीं जा रहे। अगर जो कर्नाटका पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, मैं बिल्कुल उसका तोड़ करके बताता हूं कि किस तरीके से बंटवारा किया गया है पैसों के लिए। देखिए, जो एसआईटी की टीम जो जांच करने आ रही है उसमें लगभग 260 अधिकारी हैं और कर्मचारी शामिल हैं। इसमें पुलिस वाले हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक है। तो इन पूरे ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो 260 लोग काम कर रहे हैं इस एसआईटी की टीम में। इस एसआईटी की टीम में 26 लोग, 5 फॉरेंसिक की टीम है और 15 नगर निगम के कर्मचारी हैं और 200 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अब मैंने आपको पूरे डिटेलिंग बता दिया। अब आगे जानिए कि जो इन पर खर्च कितना आ रहा है। दरअसल जो अधिकारी, पुलिस और कर्मचारियों के खाने पीने के लिए प्रतिदिन 35,000 रुपए खर्च आ रहे हैं। अधिकारियों के आराम के लिए एक लॉज या कहें गेस्ट हाउस बुक किया गया है जिसके लिए 25,000 रुपए प्रतिदिन खर्च आ रहा है। गड्ढा खोदने वाले जो मजदूर जो बुलाए जा रहे हैं उन्हें प्रतिदिन 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 15 मजदूर लगे हैं तो जो आंकड़ा पहुंच जाता है 30,000। अब इसके बाद जो पुलिस और डॉक्टर के लिए जो गाड़ी आ रही है, अब देखिए गाड़ी तो सबकी खुद की सरकारी गाड़ी है, लेकिन जो उसमें पेट्रोल लग रहा है उसमें आने जाने में जो गाड़ियों का जो काफिला है 20,000 रुपए का तेल उसमें लगता है। जो फॉरेंसिक की जो टीम है उनके लिए जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उनको लाने ले जाने का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीजें खराब ना हो जाएं। तो 3 से 4 रुपए प्रतिदिन उस पर खर्च आ रहा है। और जहां पर जो चीजें लेकर जाई जा रही हैं, टेंट लगाने का खर्च, जो आप पर्दा देखते हैं, जो हरी पट्टी लगाई जा रही है, उसको लगाने का भी 3 से 4,000 रुपए प्रतिदिन का खर्च आ रहा है। तो ये जो टोटल आंकड़ा पहुंच जाता है ये 2 लाख रुपए पहुंच जाता है। आपको जो फुटेज में लगता होगा कि देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे जो टेंट लगाए जा रहे हैं या जो पर्दे लगाए जा रहे हैं, ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हर एक चीज का पैसा लग रहा है। वो जो पुलिस की गाड़ी है उसमें भी जो तेल जल रहा है वो भी आपके और हमारे दिए गए टैक्सों से जल रहा है। अब इसके बाद अगर कोई चीज ना निकले तो सवाल उठाना बनता है। लेकिन हमने आपको एक चीज बताई, अब आपको एक दूसरी ऐसी चीज बताते हैं जिसे सुनकर आपको थोड़ा सा शौक लग सकता है। आपको लगेगा क्या सही तरीके से जांच हो रही है या नहीं हो रही है। दरअसल जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, जिसके जरिए आप जमीन के अंदर आप पता लगाते हैं कि कहां पर हड्डियां हैं या कोई अवशेष हैं। इस तरीके की इक्विपमेंट, एक मशीन है जो पता लगाती है। आपको खुदाई करने की जरूरत नहीं है, आप जमीन के ऊपर उसे लेके जाइए और बता देगा कि देखिए यहां पर हड्डियां हैं। अब इसकी जो मांग थी कि मजदूर आकर के हम खुदाई कर रहे हैं, एक एक चीज को छान रहे हैं, खुदाई करने का पता लगता है कि अंदर कुछ नहीं है, तो अब इस मशीन के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर हड्डियां है। लेकिन ये जो जीपीआर वाली जो मशीन है ये पुलिस अब तक इस्तेमाल नहीं कर रही थी। जो उनके एसआईटी के हेड है उनका कहना है कि देखिए हम तो लीगल एक्शंस और उस पूरे इलाके का सर्वे करके पता लगाना चाहेंगे कि जीपीआर का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जो वकील हैं उन्होंने एक अलग कहानी बताई है। दरअसल जो जीपीआर बनाने वाली जो प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि ये सरकारी मशीन तो है नहीं, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जब से धर्मस्थला की खुदाई का मामला सामने आया है, इन जो सिस्टम से या जो मशीन है अचानक से किसी प्राइवेट फर्म ने उसे खरीद लिया है या किराए पे ले लिया है। अब जो प्राइवेट कंपनियां जो बनाती हैं उनके पास ये मशीनें नहीं हैं। ऐसे में वकील ने दरख्वास्त की है हम जैसे मीडिया वालों से और तमाम लोगों से कि इस चीज की जांच पड़ताल करें। पुलिस को भी कहा है कि जांच पड़ताल करें, क्योंकि जब से धर्मशाला का मामला उठा है अचानक से उस मशीन को
क्यों उस जगह पर ले जाया जाता है और जिसकी वजह से अब उस पूरे इलाके में इसकी अवेलेबिलिटी, मतलब उस जगह पर मशीन नहीं आ सकती है अगर सरकारी महकमा चाह भी ले तो ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पूरा का पूरा जीपीआर सिस्टम ही अपने कब्जे में ले लिया और धर्मशाला की सच्चाई को बाहर आने से रोक रही है। इस पर जांच करने के लिए भी बोला गया है। अब मैं आपको जो 2 या 3 चीजें और बता दूं, जिस तरीके से जो 6 गवाह हैं, जो गांव के लोग हैं, जो बताते हैं कि देखिए हमने तो सफाई कर्मी को देखा है लाश को दफनाते हुए। तो पुलिस ने पूछा आप इतने दिनों से कहां थे, अचानक से आपको कैसे याद आ गया, जब खुदाई का जब आखिरी दिन था तब आपको अचानक से कैसे याद आ गया कि आज हमें आकर पुलिस वालों को बताना है। अब उनका कहना था कि देखिए माई बाप हम तो डर रहे थे, हम गरीब लोग हैं, लेकिन जो हमने देखा है अब हम अपनी जबान से आपके सामने बता रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। और शायद इसलिए क्योंकि हर रोज लगभग 11:30 से 12:30 की जो मीटिंग होती है, आज अचानक से क्राइम स्पॉट जो 13 था वहां से हटकर उन शायद जो 6 गवाह जिन्होंने बताया था कि उन्होंने देखा है, उनके बताए गए जगह पर पुलिस अचानक से पहुंच जाती है और हड्डियां जो मिलने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। एक बार जंगल की गहराइयों ने फिर से उगलना शुरू कर दिया है लाशें, और इन लाशों के जो टुकड़े हैं वो पूरे जंगल में बिखरे पड़े हुए हैं। और जिस तरीके से उसे जमा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि एक बार हम अच्छे तरीके से उसे आसपास की चीज़ों को निकाल लें, उसके बाद हम कॉम्बिंग शुरू करेंगे। कॉम्बिंग से करने का मतलब जिस तरीके से आप जब कंघी करते हैं ना, अंग्रेजी शब्द है कॉम्बिंग करना, जब आप कंघी करते हैं तो आपके बाल के हर एक कोने पर वो कंघी के निशान लग जाते हैं। उसी तरीके से पुलिस का जो महकमा होगा एक लाइन बनाकर कुत्तों को लेकर, टॉर्च को लेकर एक एक जंगल के घास के तिनकों को उठा उठाकर आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी एक ऐसा सिरा ना छूटे या उनसे कोई ऐसे सबूत ना छूट जाएं कि उस जंगल से, उस स्पॉट से हमने हड्डियों को बाहर नहीं निकाला है। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब क्राइम स्पॉट नंबर 13 पर जाकर, जहां पर दावा किया गया है कि 112 से 13 लाशों को दफनाया गया है, वहां से फिर निकाला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पर हमने कोशिश की है कि जो तमाम जो चीजें चल रही हैं कहीं दब ना जाए, कहीं छिप ना जाए, उसको उजागर करने के लिए, और साथ ही साथ लोगों को पता चले कि उस जंगल के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं और क्या हो रहा है। कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। जिस तरीके से जीपीआर वाली जो बात है वो अचानक से कैसे कोई मशीन को कैसे किराए पे ले लेता है, अचानक से जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं उन खर्चों का ब्यौरा कौन दे रहा है, कैसे उठाया जा रहा है, और इतने खर्च के बावजूद अगर रिजल्ट 0 आए तो सवाल तो उठेगा ही। और इसलिए इस एसआईटी की जो जांच है उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको क्राइम तक से दिखाएं। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।